तो चलिए, बिना देर किए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के उदय की बात करने वाले हैं, मौर्य साम्राज्य। एक ऐसी कहानी जो सच में अर्श से फर्श या कहें जीरो से हीरो वाली है। जरा सोचिए, कैसे एक अपमानित विद्वान और एक साधारण से गांव के लड़के ने मिलकर पूरे उपमहाद्वीप को जीत लिया। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। इन दोनों ने अपने समय की सबसे बड़ी, नामुमकिन लगने वाली बाधाओं को पार किया और एक बटे हुए भारत को एक धागे में पिरो दिया। भाग एक बटा हुआ उपमहाद्वीप। कहानी शुरू होती है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, जब सिकंदर महान की मृत्यु के बाद पूरे इलाके में पावर का एक बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया था। अब इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 2 लाख। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये मगध पर राज करने वाले नंद वंश की पैदल सेना की गिनती है। सोच कर देखिए, उस जमाने में इतनी विशाल और खूंखार सेना का होना वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस समय राजा धनानंद का शासन था। उसके पास अथाह संपत्ति थी, एक डरावनी सेना थी, लेकिन वो एक बेहद क्रूर और अत्याचारी राजा था। वो अपनी ही जनता पर लोहे के हाथों से राज करता था। और कहते हैं ना, जब जुल्म हद से बढ़ता है तो बगावत होना तय है। बस एक बड़े विद्रोह के लिए एकदम सही माहौल बन चुका था। भाग 2, मास्टरमाइंड और वो लड़का। और यहीं एंट्री होती है हमारे मास्टरमाइंड की, तक्षशिला के एक बेहद जीनियस लेकिन अपमानित ब्राह्मण रणनीतिकार चाणक्य, जिन्होंने नंदवंश को जड़ से उखाड़ने की कसम खाई थी। चाणक्य को एक ऐसे योग्य लीडर की तलाश थी जो उन्हें चंद्रगुप्त तक ले गई। अब चंद्रगुप्त के शुरुआती जीवन को लेकर ना इतिहास में कई अलग अलग दावे हैं। बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि वो मौर्य नाम के एक क्षत्रिय वंश से थे, जिनका संबंध मोरों से था। वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण और कुछ यूनानी ग्रंथों का मानना है कि वो बहुत ही साधारण और निम्न कुल से आते थे। ये देखना काफी दिलचस्प है कि अलग अलग परंपराओं ने उनकी कहानी को कैसे अपने अपने तरीके से बताया है। तो इनकी पहली मुलाकात कैसे हुई? किंवदंतियों की माने तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पहली बार कुछ बच्चों के साथ राजा राजा का खेल खेलते हुए देखा था, जहां वो एक सच्चे शासक की तरह फैसले सुना रहे थे। एक और मशहूर कहानी ये है कि इस लड़के ने अपनी गजब की स्मार्टनेस दिखाते हुए पिंजरे को बिना खोले अंदर रखे मोम के शेर को गर्म लोहे से पिघला दिया था। बस यहीं चाणक्य समझ गए कि ये कोई आम लड़का नहीं है। 1000 स्वर्ण मुद्राएं। जी हां, चाणक्य ने उस युवा लड़के में इतना बड़ा पोटेंशियल देखा कि उसे पूरे 1000 सोने के सिक्कों में खरीद लिया। मकसद एकदम साफ था, उसे तक्षशिला ले जाकर राजनीति, कूटनीति और युद्ध कला की सबसे कड़ी ट्रेनिंग देना। यहां से एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। भाग 3, सत्ता का युद्ध। और फिर शुरू हुआ वो शानदार और एकदम आउट ऑफ द बॉक्स अभियान जिसने शक्तिशाली नंद साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी। चाणक्य ने एक जबरदस्त 4 कदम वाला मास्टर प्लान बनाया। पहला, सीधे राजधानी पर हमला करने के बजाय सीमाओं पर कब्जा करना। दूसरा, शकों और यूनानियों को मिलाकर एक तगड़ी भाड़े की सेना तैयार करना। तीसरा, राजा प्रवर्तक जैसे ताकतवर शासकों के साथ रणनीतिक गठबंधन करना। और चौथा, दुश्मनों के दिमाग से खेलना, यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। और भाई, जासूसी का तो क्या ही कहना। मुद्रा राक्षस नाटक हमें बताता है कि चाणक्य ने डीप कवर जासूसी का कैसे गजब इस्तेमाल किया। उन्होंने जाली मोहरों और झूठे पत्रों का जाल बुना और नंदों के सबसे वफादार मंत्री राक्षस को ही राजद्रोह के केस में फंसा दिया। मतलब बिना हथियारों के ही दुश्मन की सेना को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो ये जीत का सिलसिला हैरत अंगेज रूप से तेज था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मौत हुई, 321 ईसा पूर्व तक नंद वंश का खात्मा हो गया और 305 ईसा पूर्व आते आते चंद्रगुप्त ने सिकंदर के पूर्व सेनापति सेल्यूकस के साथ एक ऐतिहासिक विवाह संधि कर ली। बदले में क्या मिला? सिर्फ 500 हाथियों के बदले में आज के अफगानिस्तान तक का पूरा इलाका उनके साम्राज्य में जुड़ गया। भाग 4, मौर्य प्रशासनिक तंत्र। अब युद्ध जीतने के बाद बारी थी देश चलाने की। चलिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र के चश्मे से उनके इस बेजोड़ प्रशासनिक कौशल को समझते हैं। 6 लाख। एक बार फिर इस नंबर की विशालता को महसूस कीजिए। इतने बड़े भारतीय उपमहाद्वीप में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने 6 लाख सैनिकों की एक स्थायी फौज खड़ी कर दी थी। ये उस वक्त पूरी दुनिया की सबसे बड़ी और सुसंगठित सेनाओं में से एक थी। और ये सब मुमकिन हुआ एक बहुत ही कड़क और केंद्रीकृत नौकरशाही की वजह से।
प्रशासन को 18 तीर्थों यानी बड़े बड़े विभागों में बांट दिया गया था, जैसे रेवेन्यू, सेना और खजाना। इसके साथ ही एक बहुत ही एडवांस खुफिया नेटवर्क भी था। कुछ जासूस एक जगह रहकर काम करते थे, जिन्हें संस्था कहते थे, और कुछ भेष बदलकर घूमते रहते थे, जिन्हें संचारा कहा जाता था। इन सुधारों ने रातों रात पूरे सिस्टम में एक गजब की स्थिरता ला दी। सोचिए, पूरे साम्राज्य में सिर्फ एक ही करेंसी चल रही थी, कारशापड़। नाप तौल के तरीके एकदम स्टैंडर्ड कर दिए गए। उत्तरापथ जैसी लंबी और शानदार सड़कें बनाई गईं, जिससे व्यापार आसमान छूने लगा, और न्याय के लिए दीवानी और फौजदारी अदालतें बिल्कुल साफ तरीके से काम कर रही थीं। भाग 5, एक स्थायी विरासत। अब हम इस कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां हम देखेंगे कि कैसे चंद्रगुप्त का शासन खत्म होता है और ये विशाल साम्राज्य अगली पीढ़ी को सौंपा जाता है। सच कहूं तो चंद्रगुप्त का आखिरी कदम इतिहास के सबसे हैरान करने वाले फैसलों में से एक है। जिस विशाल साम्राज्य को बनाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, अचानक उन्होंने उस सिंहासन को छोड़ दिया। उन्होंने जैन धर्म अपना लिया और दक्षिण भारत चले गए, जहां उन्होंने एक सन्यासी की तरह सल्लेखना व्रत के जरिए शांति से अपना शरीर त्याग दिया। है ना, बिल्कुल अविश्वसनीय। इसके बाद सत्ता की बागडोर संभाली उनके बेटे बिंदुसार ने, जिन्होंने साम्राज्य की सीमाओं को और फैलाया। लेकिन ये चंद्रगुप्त और चाणक्य का ही बनाया हुआ वो मजबूत ढांचा था, जिसके दम पर आगे चलकर सम्राट अशोक ने पूरे साम्राज्य को बदल कर रख दिया। बौद्ध धर्म और अहिंसा के जरिए एक ऐसे शांतिपूर्ण युग की शुरुआत की जिसे आज भी पूरी दुनिया मिसाल मानती है। अर्थशास्त्र से लिया गया ये विचार देखिए, योग क्षेम, यही उनके पूरे शासन की कोर फिलॉसफी थी। इसका मतलब है जनता के लिए सुख, शांति और समृद्धि पक्की करना, जो नहीं है उसे हासिल करना, और जो है उसकी रक्षा करना। इसी एक विचार ने भारत में हजारों सालों तक राजकाज चलाने का तरीका तय किया। तो यहाँ हम एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहेंगे। एक मजबूत केंद्र सरकार, चालाकी भरे कूटनीतिक गठबंधन, एक पावरफुल इकोनॉमी और जनता का कल्याण। क्या चाणक्य और चंद्रगुप्त की ये प्राचीन राजनीतिक थ्योरी सिर्फ इतिहास का हिस्सा हैं, या फिर आज के इस मॉडर्न पॉलिटिकल वर्ल्ड में भी इनकी गूंज साफ सुनाई देती है? जरा सोचिएगा, क्योंकि इतिहास अक्सर खुद को दोहराता है। सोचिए एक ऐसे सम्राट के बारे में जिसने लगभग शून्य से शुरुआत करके पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधा, और फिर अपने जीवन के चरम पर, जब वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक था, अचानक सब कुछ छोड़कर एक सन्यासी बन गया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के इन्हीं दो बिल्कुल अलग और हैरान कर देने वाले पहलुओं पर बात करेंगे। एक तरफ उनका बेहतरीन सुशासन और विशाल प्रशासन, और दूसरी तरफ राजपाट त्याग कर भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला जाना और सल्लेखना विधि से प्राण त्यागना। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हमारे आज के मुख्य बिंदुओं पर। हम शुरुआत करेंगे 1 महान मौर्य सम्राट, 2 मौर्य प्रशासन और सुशासन से, फिर देखेंगे 3 जैन धर्म की ओर उनका झुकाव, 4 राजपाट का त्याग, और अंत में 5 सल्लेखना व अंतिम यात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से, महान मौर्य सम्राट, प्राचीन भारत का एकीकरण। और अब आते हैं भाग 2 पर, मौर्य प्रशासन और सुशासन, एक विशाल नौकरशाही। अपने गुरु चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने जो साम्राज्य खड़ा किया, वो सिर्फ बड़ा नहीं था, बल्कि बहुत ही सुव्यवस्थित था। अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैले इस विशाल भूभाग को संभालना कोई मामूली बात नहीं थी। इसके लिए उन्होंने एक बेहद मजबूत और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की नींव रखी। इस सिस्टम में पूरे साम्राज्य को अलग अलग प्रांतों में बांट दिया गया था, और हर प्रांत की कमान नियुक्त किए गए गवर्नरों के हाथ में होती थी। उनका काम बिल्कुल साफ था, कानून व्यवस्था बनाए रखना और सुचारू रूप से टैक्स वसूलना। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये पूरा ढांचा काम कैसे करता था। सम्राट के पास भले ही सारी ताकतें थीं, जिसे हम एक तरह का पितृसत्तात्मक निरंकुश शासन या पेरेंटल डिस्पोटिज्म कह सकते हैं, लेकिन असल में उनके फैसले एक मंत्री परिषद की सलाह पर आधारित होते थे। ये नौकरशाही इतनी गहराई तक फैली थी कि गांव का प्रशासन ग्रामीणी के हाथ में होता था, और तो और उस जमाने में भी बाकायदा एक नियमित जनगणना होती थी। आबादी, जातियों और पेशों का एकदम सटीक डेटा रखा जाता था, ताकि बड़े बड़े बुनियादी ढांचे और सिंचाई के प्रोजेक्ट्स आसानी से चलाए जा सकें। स्क्रीन पर दिख रहे इस टेबल पर गौर कीजिए। इससे पता चलता है कि उनके सैन्य और प्रशासनिक संगठन का पैमाना कितना बड़ा था। प्रशासन के 18 सबसे बड़े अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। इसके अलावा विशाल सेना को संभालने के लिए विशेष बोर्ड बने हुए थे। पैदल सेना, घुड़सवार सेना और युद्ध के हाथियों के लिए बिल्कुल अलग अलग विभाग थे।
और हर एक विभाग का मुखिया एक अध्यक्ष होता था। सत्ता का ये बारीक बंटवारा उनके प्रशासन की गहरी दूरदर्शिता को दिखाता है। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा साम्राज्य बिना एक अचूक खुफिया तंत्र के तो टिक नहीं सकता। मौर्य काल की जासूसी व्यवस्था मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटी थी। पहले थे संस्था, यानी वो जासूस जो एक ही जगह पर टिककर गुप्त जानकारी जुटाते थे, और दूसरे थे संचार, जो पूरे साम्राज्य में घूम घूम कर खबरें लाते थे। इन दोनों ने मिलकर ये पक्का किया कि अधिकारियों में कड़ा अनुशासन बना रहे और कोई भी विद्रोह पनपने से पहले ही कुचल दिया जाए। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। वो इंसान जिसके इशारों पर लाखों लोगों की किस्मत तय होती हो, जिसकी सुरक्षा में इतना बड़ा जासूसी नेटवर्क लगा हो, वो अचानक ही सब कुछ छोड़ने का फैसला कैसे कर लेता है? सांसारिक सत्ता के बिल्कुल शिखर पर पहुंचने के बाद ऐसा क्या हुआ जिसने उनके अंदर एक इतनी अप्रत्याशित आध्यात्मिक जागृति ला दी? यहीं से कहानी मुड़ती है भाग 3 की ओर, जैन धर्म की ओर, आस्था में बदलाव। ग्रीक इतिहासकार भले ही चंद्रगुप्त के शिकार करने और वैदिक अनुष्ठानों में भाग लेने का जिक्र करते हों, लेकिन जैन ग्रंथों में एक बहुत ही रोचक किस्सा मिलता है जिसे हम द फुटप्रिंट टेस्ट कह सकते हैं। कहा जाता है कि चाणक्य ने जैन भिक्षुओं का अनुशासन परखने के लिए महल के महिला कक्ष के बाहर एक खास तरह का पाउडर बिछा दिया था। बाद में अन्य भिक्षुओं के पैरों के निशान तो वहां पाए गए, लेकिन जैन भिक्षु उस रास्ते से गुजरे ही नहीं, उनका कोई भी निशान नहीं मिला। इस कठोर आत्म अनुशासन ने सम्राट चंद्रगुप्त पर इतना गहरा असर डाला कि उन्होंने तुरंत जैन भिक्षुओं को अपना आध्यात्मिक सलाहकार नियुक्त कर लिया। इसके बाद आता है भाग 4, राजपाट का त्याग, सम्राट का संन्यास। इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब जाने माने आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु ने एक भयंकर 12 वर्षीय अकाल की भविष्यवाणी कर दी। जैन मान्यताओं के मुताबिक ये अकाल कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि उन सभी हत्याओं और हिंसा का कार्मिक फल था जो चंद्रगुप्त के विजय अभियानों के दौरान हुई थीं। अपने हिंसक अतीत के इस भारी बोझ और इस भविष्यवाणी ने सम्राट को अंदर तक झकझोर दिया, और तभी उन्होंने तय किया कि अब ये सत्ता उनके पुत्र बिंदुसार के हाथों में सौंप देनी चाहिए। और अब इस एक्सप्लेनर का अंतिम और 5वां भाग, सल्लेखना व अंतिम यात्रा, सन्यासी का मार्ग। एक बार सत्ता छोड़ने के बाद का उनका सफर वाकई नाटकीय है। इस क्रम को देखिए। सबसे पहले बिंदुसार को राजसिंहासन सौंपना, दूसरा कदम गुरु भद्रबाहु के साथ निकल पड़ना दक्षिण की ओर, आज के कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, तीसरा चंद्रगिरी पहाड़ी पर हर सुख सुविधा का त्याग करके एक भिक्षु की तरह जीवन बिताना, और अंत में सल्लेखना व्रत धारण करना। सोचकर देखिए, जो सम्राट कभी भारी सुरक्षा और वैभव के बीच रहता था, वो अब शून्य भौतिक वस्तुओं के साथ एक तपस्वी बन चुका था। सल्लेखना दरअसल जैन धर्म का एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें उपवास के माध्यम से धीरे धीरे अन्न और जल का त्याग करके बेहद शांतिपूर्ण तरीके से मृत्यु का स्वागत किया जाता है। जरा इस विरोधाभास को समझिए। अपने शासनकाल में जिस सम्राट को हमेशा जहर दिए जाने का इतना डर रहता था कि वो भोजन चखने वालों के बिना खाना नहीं खाता था, उसी इंसान ने अपने आखिरी दिनों में अपनी मर्जी से खाने पीने का पूरी तरह से त्याग कर दिया। ये आत्मानुशासन की चरम सीमा थे। हालांकि एक निष्पक्ष विश्लेषण के लिए हमें यह भी जानना चाहिए कि इतिहासकार इस पर क्या कहते हैं। 600 ईस्वी के बाद लिखे गए जैन ग्रंथ बहुत ही मजबूती से ये दावा करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सल्लेखना की थी। लेकिन कुछ आधुनिक विद्वानों का तर्क है कि ये सबूत घटना के बहुत बाद के हैं। कुछ दूसरे वैकल्पिक सिद्धांत ये भी कहते हैं कि श्रवणबेलगोला के जिन शिलालेखों का जिक्र होता है वो शायद उनके वंशज संप्रति चंद्रगुप्त या प्रभाचंद्र नाम के किसी भिक्षु के बारे में है। प्राचीन इतिहास को सदियों बाद के ग्रंथों से जोड़ने में इस तरह की अकादमिक बहस होना बहुत आम बात है, जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही विचार उत्तेजक प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। भारत के पहले महान एकीकरणकर्ता की सबसे बड़ी विरासत आखिर थी क्या? क्या वो विशाल लोहे जैसा मजबूत साम्राज्य जो उन्होंने स्थापित किया, या फिर वो परम आध्यात्मिक वैराग्य जो उन्होंने अंत में हासिल किया? भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शांति का ये जो अद्भुत द्वंद्व चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी में है, वो उन्हें इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर बना देता है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से आपको कई नई जानकारियां मिली होंगी।